तो हमने क्या देखा था क्या कि स्प्लीन के अंदर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो ब्रेक डाउन होकर बिलीरुबिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो बिलीरुबिन अब कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगा और बॉडी कैसे उस बिलीरुबिन को हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। क्योंकि क्यों बाहर निकलेगा, क्यों कि बिलीरुबिन एक बहुत ही टॉक्सिक मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बॉडी क्या करेगा, उस बिलीरुबिन को हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। तो वो कैसे करेगा, वो ऑल प्रोसीड्योर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, यहाँ पर आरबीसी सेल का ब्रेकडाउन हुआ। कहाँ पर, स्प्लीन के अंदर। ये समझ लीजिए ये स्प्लीन है, ठीक है। आरबीसी सेल का ब्रेकडाउन हुआ, उसका बाद किसका ब्रेकडाउन, हीमोग्लोबिन का, और हमें क्या मिला, बिलीरुबिन। ओके। सो आरबीसी सेल के ब्रेकडाउन के बाद जो बिलीरुबिन मिला, वो बिलीरुबिन अब स्प्लीन से कहाँ आएगा, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा, ठीक है। तो बिलीरुबिन ऑफ स्प्लीन से कहाँ आ गया, हमारा स्प्लीन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया बिलीरुबिन। तो जब भी कोई बिलीरुबिन मॉलिक्यूल स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, तो ये बिलीरुबिन मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये बहुत ही आसानी से क्या होता है, कहाँ पर भी लीकेज कर सकता है। जैसे कि समझ लीजिए ये किडनी में चला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। तो ये बिलीरुबिन मॉलिक्यूल किडनी के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। मैंने आपको बोला बिलीरुबिन मॉलिक्यूल एक बहुत ही टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे किडनी को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी क्या करता है, एक सिस्टम है बॉडी का, कि जब भी कोई बिलीरुबिन मॉलिक्यूल स्प्लीन से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है, तो ये आपको पता है लीवर है, ठीक है। लीवर में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, हेपाटोसाइट सेल प्रेजेंट होता है। इस हेपाटोसाइट जो सेल है, इसके अंदर एक बाइल कैनिकुलस सिस्टम होता है, जो बाइल को ड्रेनेज करके गॉल ब्लैडर से हमारे जीआई ट्रैक्ट में ले आता है। सो आप अगर ध्यान देंगे तो एक हेपाटोसाइट में दो तरह का फेस होगा। एक फेस किसके तरफ है, बाइल कैनालिकुलाई की तरफ। एक साइड किसके तरफ है, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ, ठीक है। सो जब किसी भी बिलीरुबिन मॉलिक्यूल स्प्लीन से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा, तो क्या होगा, ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन साइड है, कहाँ पर, हमारे हेपाटोसाइट में मैंने बोला दो साइड होता है। एक होता है एक फॉरवर्ड होता है किसके तरफ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ। एक फॉरवर्ड होता है हमारे बाइल कैनालिकुलाई की तरफ। जो बाइल कैनालिकुलाई का जो साइड है, उस साइड से क्या होगा, एक प्रोटीन होता है जो लिवर सेल सिक्रेट करता है। कब करता है, जब कोई बिलीरुबिन मॉलिक्यूल स्प्लीन से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है, तो समझ लीजिए ये एक प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन को लिवर सेल हेपाटोसाइट सिक्रेट करेगा, और ये जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सिक्रेट होगा, तो वो सर्कुलेशन के थ्रू उस बिलीरुबिन मॉलिक्यूल की तरफ आएगा और इसके साथ बाइंड कर जाएगा इस तरह से। इस प्रोटीन का नाम क्या है, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। बिलीरुबिन को जो प्रोटीन बाइंड कर रहा है उसको हम कहते हैं बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन क्यों यहाँ पर बाइंड हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला बिलीरुबिन मॉलिक्यूल एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है। ये इजीली कहाँ पर भी लीकेज कर सकता है और उस पार्ट को हार्मफुल कर सकता है, ठीक है। उस पार्ट को हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए बॉडी क्या करता है, एक प्रोटीन जो हेपाटोसाइट से निकलता है और बिलीरुबिन से आकर बाइंड करता है, ये बाइंड कर जाने के बाद ये मॉलिक्यूल अब स्मॉलर साइज नहीं रहता, इसका साइज अब बढ़ जाता है। तो ये इजीली कहाँ पर भी लीकेज नहीं हो सकता। तो इस प्रोटीन बाइंडिंग, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन का काम ही ये है कि इस बिलीरुबिन मॉलिक्यूल का जो साइज छोटा था वो उसको बड़ा कर दिया, और ताकि बिलीरुबिन मॉलिक्यूल फर्दर किसी भी बॉडी पार्ट में लीकेज के माध्यम से ना जा सके और उस पार्ट को डैमेज ना कर सके, ठीक है। और जो बिलीरुबिन स्प्लीन से आरबीसी सेल के ब्रेकडाउन के बाद प्रोड्यूस हुआ था, उस बिलीरुबिन को हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्यों, क्योंकि जो बिलीरुबिन मॉलिक्यूल ग्लूकोनोनिक एसिड के साथ बाइंड होता है, हम उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। ये बिलीरुबिन अभी तक लीवर के अंदर नहीं गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन।
ठीक है। तो पहले क्या हुआ, बिलिरुबिन मॉलिक्यूल सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आया, तभी क्या हुआ, लिवर का जो साइनो कैपिलरी जो साइड था साइन हेपाटोसाइट का, उस साइड से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन बिलिरुबिन के साथ बाइंडिंग कर जाने के बाद ये बिलिरुबिन मॉलिक्यूल क्या करता है, ये फर्दर पोर्टल सर्कुलेशन और हेपाटिक आर्टरी के थ्रू कहाँ पर आता है, लीवर में आता है। ठीक है, और लीवर में एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, इस बिलिरुबिन को एनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही ये बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन पोर्टल वेन और हेपाटिक आर्टरी के थ्रू यहाँ पर आता है, ये बिलिरुबिन मॉलिक्यूल हो गया। तो ये जो स्पेशल रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रिसेप्टर भी हेपाटोसाइट का जो सर्कुलेशन वाला जो साइट है, जहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है उसका जो साइट है उसके तरफ ही रहता है। ठीक है, तो जैसे ही बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बिलिरुबिन बाइंड हुआ और वो हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के अंदर आया, सो तभी क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है जो इस बिलिरुबिन को कहाँ पर ले आएगा, हेपाटोसाइट के अंदर ले आएगा। ये आ गया हेपाटोसाइट के अंदर। हेपाटोसाइट के अंदर जाने के बाद ये हेपाटोसाइट के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, मैं इसको ER लिख दे रहा हूँ। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये तो समझ लीजिए एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनाराइल ट्रांसफेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनाराइल ट्रांसफेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब ये बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड है, पहले ये अनकॉन्जुगेटेड था। ये जो एंजाइम है जो हेपाटोसाइट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ग्लूकोनाराइल ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम क्या करता है, इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस ग्लूकोनाराइल ट्रांसफेरेज के अंदर ही ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब कोई बिलिरुबिन मॉलिक्यूल ग्लूकोनिक एसिड के साथ बाइंड होता है तब उसको हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, और जब वो बाइंड नहीं होता तब हम उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। ठीक है, तो अब जब लिवर के अंदर इस बिलिरुबिन मॉलिक्यूल ग्लूकोनिक एसिड के साथ बाइंड हो गया है, तब वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो गया है। अब इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का साइज फिर से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो हेपाटोसाइट का जो बाइल कैनालिकुलाई जो साइड होता है, इस साइड में कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, द साइड ऑफ बाइल कैनालिकुलाई ऑफ द हेपाटोसाइट। तो जब बाइल अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड हो जाता है तो क्या होता है कि इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इस ट्रांसपोर्टर के भाया कहाँ पर आ जाता है, हमारे बाइल कैनालिकुलाई सिस्टम में आ जाता है। बाइल कैनालिकुलाई सिस्टम में क्या क्या होता है, बाइल एसिड होता है। ठीक है, तो वो बाइल एसिड के साथ मिक्स होकर कहाँ पर आएगा, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और जब हमारे GI ट्रैक्ट में कोई भी हम खाना खाएंगे, उस खाने को डाइजेस्ट करना होगा, तो फिर से फर्दर ये बाइल कहाँ पर आकर आएगा, हमारे GI ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था वो बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू कहाँ पर आ गया, हमारे GI ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है, अब GI ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और कुछ एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया और सम एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, यूरोबिलिनोजन। ठीक है,
यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर ये किस में कन्वर्ट होता है, जब ये बॉडी से बाहर निकलता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजेन में। तो सबसे पहले क्या हुआ, थर्ड स्टेप, ये होगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन था वो ट्रांसपोर्टर के भाया कहाँ पर आया, बाइल कैनालिकुलाई सिस्टम में। बाइल कैनालिकुलाई से ही आया जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट में कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंजाइम और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन किस में कन्वर्टेड हो गया, यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्टेड हो गया। यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्टेड होने के बाद ये फिर फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, स्टर्कोबिलिनोजेन में। स्टर्कोबिलिनोजेन के लिए ही हमारा जो स्टूल का कलर डार्कन कलर होता है और येलोस कलर होता है, ये इसके कारण से होता है, ठीक है। और सम अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजेन फर्दर रीएब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है उसके थ्रू रीएब्जॉर्ब होकर वो फर्दर सर्कुलेशन में जाता है, कुछ जाता है हमारे फिर हेपाटोसाइट में, जो फिर फर्दर बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू वो स्टर्कोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सम यूरोबिलिनोजेन कहाँ पर जाता है, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाने के बाद ये यूरोबिलिनोजेन किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, हमारे किडनी के सेल के थ्रू, यूरोबिलिनोजेन। इसलिए हमारे यूरिन में क्या दिखने को मिलता है, यूरोबिलिनोजेन दिखने को मिलता है, यूरोबिलिनोजेन। तो मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्या हुआ, ये हो गया फोर्थ नंबर, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जो स्टर्कोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होकर वो तो बॉडी से निकल गया, और सम अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजेन फर्दर जीआई ट्रैक्ट से रीएब्जॉर्ब होके कुछ हेपाटोसाइट में चला जाएगा, जो फर्दर इस साइकिल को कंप्लीट करेगा। और सम यूरोबिलिनोजेन जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जो रीएब्जॉर्ब होगा किडनी के थ्रू और वो यूरिन के साथ में इसलिए जब हम यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन में हमें क्या दिखता है, यूरोबिलिनोजेन दिखने को मिलता है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कौन, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया जो बिलिरुबिन हमारे बॉडी से बाहर आ गया। तो जब जॉन्डिस होता है किसी पेशेंट को, तो कौन से एबनॉर्मलिटीज होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में जॉन्डिस और हाइपर बिलिरुबिया हमें दिखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला जो कारण है, क्या होता है, अगर स्प्लीन के अंदर बहुत सारे आरबीसी सेल का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है जिसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं, अगर उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे बिलिरुबिन मॉलिक्यूल हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो लीवर का एक कैपेसिटी होता है जो वो बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है और बिलिरुबिन से बाइंड करता है। अगर बहुत सारे बिलिरुबिन मॉलिक्यूल यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा तो क्या होगा, लीवर इतने सारे बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसके थ्रू हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ, more unconjugated bilirubin are released to the systemic circulation। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो गया, बिलिरुबिन सही मात्रा से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, पहला प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ। सेकेंड प्रॉब्लम जो हमें दिखने को मिलेगा वो होगा, इस बिलिरुबिन जो रिसेप्टर होता है, जो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अपटेक करता है, इस रिसेप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब भी क्या होगा, बिलिरुबिन लिवर के अंदर नहीं जा सकता। उसके वजह से भी क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर के अंदर नहीं जाने के लिए वो फिर से फर्दर बैक करके कहाँ आ जाएगा, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ हेपाटोसाइट अपटेक, ठीक है। अगर हेपाटोसाइट का अपटेक प्रोसेस ठीक ठाक नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन से लिवर में नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से वो फिर से बैक करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही आ जाएगा, ओके। और जो थर्ड रीजन है होगा, बिलिरुबिन सही क्वांटिटी में सर्कुलेशन में आ रहा है, ठीक है, अपटेक भी सही हो रहा है,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ग्लूकोनिक एसिड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में ट्रांसफर कर रहा है। अगर किसी भी कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से हमारे लीवर क्या का नहीं कर पाता, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बिलीरुबिन में कन्वर्टेड नहीं कर पाता, तब क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पर जमा हो जाएगा और वो बैक फ्लो करके फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रीजन क्या है, प्रॉब्लम ऑफ conjugation of bilirubin in the endoplasmic reticulum of hepatocyte। ठीक है, अगर ये रीजन होता है किसी भी कारण से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम हाइपर बिलीरुबिनिया कहते हैं, तो ये सारे कंडीशन के वजह से हमारे बॉडी में हाइपर बिलीरुबिनिया होता है, जिसके थ्रू हमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस होता है। ठीक है, तो ये था कुछ रीज़न जो हमारे बॉडी में जॉन्डिस प्रोड्यूस करता है।